बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। पिछले वीलॉग में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको तफसीलात बताऊंगा कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान से कौन सी चीज़ें मांगी जाएंगी। इस पर बहुत सारी आलमी और लोकल रिपोर्ट्स छप चुकी हैं, बहुत सारे लोगों ने तफसीलात जारी की हैं, बहुत सारे लोगों ने इन खदशात का इजहार किया है और पूरी दुनिया को ये प्रॉब्लम हमेशा रहता है पाकिस्तान से। ये 7-8 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से मनवाई जाएंगी डिफ़ॉल्ट की सूरत में। ये मैं आपको पहले कुछ एक और स्टोरी है वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर इसकी तरफ चलते हैं। जर्नलिस्ट हैं बशारत राजा साहब। ये वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने बड़ा मुश्किल सवाल मरियम औरंगज़ेब से पूछा था और मरियम औरंगज़ेब ने इनको जवाब नहीं दिया था। बड़े टफ जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के और इन्होंने एक ख़बर दी है। ख़बर मैं आपको बता देता हूँ। आपको ख़बर दे रहा हूँ कि जनरल बाजवा समरी समेत इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद हैं और जनरल बाजवा अपनी ज़िद पर अड़ गए हैं। ये कल शाम की खबर है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और जनरल अजहर अब्बास को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाया जाए या वो होंगे। अगर ये ना हुआ तो 6 माह के लिए जनरल बाजवा मजीद एक्सटेंशन लेगा। ये इन्होंने बशारत राजा साहब ने लिखा है। इसके साथ मिलती जुलती एक खबर जो है इमरान मीर साहब ने लिखी है। जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की तो उस वक्त इमरान मीर उस वक्त भी एक बड़े नामवर सहाफ़ी थे और बड़ा इनका नाम है। दुनिया के पाकिस्तान के कई इदारों के अंदर काम कर चुके हैं और बड़े मकबूल एक जर्नलिस्ट हैं इमरान मीर साहब। वो लिखते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री पर इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान इत्तफाक राय नहीं हो रहा। नून लीग का एक नाम पर इसरार है और पिंडी की तरफ से वो नाम शामिल नहीं है। पे दर पे मुलाकातों का सिलसिला जारी। मुलाकातें तो चल रही हैं लेकिन एक नाम है जिसको शामिल करना चाहते हैं नून लीग वाले और वो नाम गालिबन शामिल नहीं किया जा रहा। ये इमरान मीर साहब क्लेम कर रहे हैं। जब हम सोर्सेज से बात करते हैं तो बात वहीं पे आकर रुकती है कि एक जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो रिटायर हो रहे हैं 27 नवंबर को और शायद नवाज शरीफ साहब उनके बारे में बड़े पुरुमीद हैं। मरियम नवाज साहब उनका नाम भी ले चुकी हैं और शायद उनको आर्मी चीफ बनाने की एक ख्वाहिश है नवाज शरीफ के दिमाग में। और ये अब टेक्निकली एक मुश्किल चीज़ है क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह मैंने जब आज से 1 साल पहले ये स्टोरी की थी और ये कहा था कि अगले आर्मी चीफ जो है वो कौन कौन हो सकते हैं, तो उस लिस्ट में मैंने टॉप पे नाम जनरल आसिम मुनीर साहब का रखा था। लेकिन जब मैंने आसिम मुनीर साहब का नाम टॉप पे रखा तो उस पर मुझे काफ़ी एतराज़ का सामना करना पड़ा सीनियर ऑफिसर्स की जानिब से। और उस वक्त जो फ़ौज की जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं GHQ की जानिब से जो लोग रब्ता करते हैं उन्हें ये लगता था कि ये ज़्यादती हो रही है और ये वक्त से पहले क्योंकि रिटायर हो रहे हैं तो ये आर्मी चीफ नहीं बन सकते, सीनियरिटी लिस्ट में इनका नाम शामिल नहीं है। अब गालिबन जो बात इमरान मीर साहब कह रहे हैं वो शायद यही है कि जो सीनियर ऑफिसर्स की एक लिस्ट दी जा रही है शायद उसमें ये नाम शामिल ना हो और उसकी वजह से क्योंकि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि ये नाम शामिल रहे तो नून लीग का एक नाम पर असरार, पिंडी की तरफ से वो नाम शामिल नहीं है। ये इमरान मीर साहब ने लिखा है। तो आपका इशारा जो है वो इसी तरफ जाता है कि जनरल आसिम मुनीर का नाम शायद सीनियरिटी की लिस्ट में शामिल नहीं है और नून लीग वो नाम डलवाना चाहती है। जबकि अगर आप राजा बशारत साहब का ट्वीट देखें तो वो ये कह रहे हैं कि जो सेकंड या फौज की लिस्ट के मुताबिक या 1 साल पहले वाली जो लिस्ट थी उसके मुताबिक जब मेरी बात हो रही थी साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो है वो सबसे सीनियर ऑफिसर हैं। उनके बाद नंबर आता है जनरल अजहर अब्बास साहब का, फिर जनरल नुमान है तीसरे नंबर पे, नंबर 4 पे जनरल फैज़ हमीद हैं, नंबर 5 पे जनरल आमिर हैं। तो इस तरह फिर जनरल अजहर अब्बास सेकंड मोस्ट सीनियर हैं, उनको आर्मी चीफ और जो सबसे सीनियर हैं उनको जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगाने का जनरल बाजवा कह रहे हैं बकौल बशारत राजा साहब के। तो ये भी मुमकिन है लेकिन शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब कुछ और सोचते हैं और जरदारी साहब अब इस अमल के अंदर हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। मामला ये है कि इस मामले पे बहुत पॉलिटिक्स हो गई है पाकिस्तान में बदकिस्मती से। लेकिन कुछ भी हो, एक्सटेंशन वाला जो मामला है वो कभी भी पाकिस्तान को रास नहीं आया। ये खेल जिसने खेला है उसको इस खेल में शिकस्त हुई है। एक्सटेंशन वाली गलती सबने करके देख ली है, ये गलती बार बार नहीं दोहरानी चाहिए। जनरल बाजवा को अगर अभी रुकना है और 6 महीने वाला तो वो तो मेरे ख्याल में इदारे के साथ एक अजीबोगरीब किस्म का मजाक हो जाएगा कि एक आर्मी चीफ सिर्फ इसलिए रुक रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में एक इलेक्शन करवाना है
और नई हुकूमत आए और वो आकर फैसला करे कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। बेशक ये बात इमरान खान साहब ने की थी और इसको कुछ अंदाज के अंदर अप्रिशिएट भी किया गया था। मैं खुद भी पार्शली इससे एग्री करता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में उसूली तौर पे जब आप जाएं और आप उसूल की बात करें तो फिर एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। जो मौजूदा सीनियर लोग हैं उनमें से एक को आर्मी चीफ और एक को जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ उसको बनना चाहिए एक को। ये है जी अब तक इसके बारे में जो इत्तला आई मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आ जाएं आप इस बात के ऊपर कि जो पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर डिफॉल्ट करता है, जो 80% पे पहुंच गया पाकिस्तान का इम्कान कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा खुदा न खास्ता, तो उसमें पाकिस्तान को जब रेस्क्यू किया जाएगा आलमी इदारों की जानिब से और जब पैकेज अनाउंस किए जाएंगे तो वो पाकिस्तान से कुछ तो मांगेंगे। जंगों के बाद भी जब फ्री कैन बैठते हैं तो वो कुछ चीज़ें तय करते हैं, जैसे कि जापान के साथ बैठे थे कि आपका मुल्क ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा और ये करेगा। जैसे कि तुर्कों के साथ बैठे थे, 100 साल का मुआहदा हो गया, मुआहदा लौज़ान। इसी तरह पाकिस्तान को भी अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करता है तो फिर ये लोग बैठ के कुछ डिमांड्स करेंगे। वो डिमांड्स जो है वो बड़े अरसे से तैयार है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहला, अमेरिका और मगरबी ममालिक ये चाहेंगे कि भारत के साथ पाकिस्तान अपने मामलात को तय करे और उसमें पाकिस्तान को कश्मीर और दीगर जो इलाकाई तनाज़ात हैं वो भारत के साथ एक ही दफ़ा में तय करने पड़ेंगे ताकि दोनों मुल्कों के अंदर लड़ाई का इम्कान ख़त्म हो जाए। दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं और दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग लगे जो एक एटमी जंग में तब्दील हो जाए। लिहाजा भारत के साथ कश्मीर के मामले को और दीगर इलाकाई तनाज़ात को फ़ौरन हल करना होगा, लेकिन ये तनाज़ात इस तरीके से हल होंगे कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ कश्मीर के मामले पर आप जानते हैं कि मगरब या दुनिया उसको क्या समझती है, तो वहां पाकिस्तान को बहुत कुछ छोड़ना पड़ सकता है। भारत तो ये कहता है कि हम गिलगित बल्तिस्तान भी लेंगे, वो तो ये कहता है कि आज़ाद कश्मीर को एक बफर जोन बनाया जाए, जबकि मकबूजा कश्मीर का जो इलाका है वो भारत के पास रहे। अब ये एक चीज़ है। दूसरा मामला ये है कि रूस और चीन को पाकिस्तान भूल जाए अपनी पॉलिसी में से, यानी प्रॉपर तरीके से अमेरिका की गुलामी में चला जाए। रशिया और चाइना के साथ मिलकर एक जो बड़ा ब्लॉक यहां पे नया तैयार हो रहा है सेंट्रल एशिया में, तुर्की है, ईरान है, बाकी ममालिक हैं, फ्यूचर में भारत इसका हिस्सा होगा। तो ये वाली जो गेम है इसमें पाकिस्तान अमेरिकी कैंप में जाए, रूस और चीन को इन मामलात के अंदर पाकिस्तान भूल जाए, उन पर अपना इन्हिसार कम करे। नंबर 3 जो सी पैक है उसको एक रोड तक महदूद कर दिया जाए, यानी अमेरिका और मगरबी ममालिक ये चाहेंगे कि सी पैक की हैसियत एक सड़क से ज़्यादा ना हो। ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, जो पूरा का पूरा रीजन जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का उसके साथ जुड़ता चला जा रहा है, 2-3 बड़े आजम इकट्ठे होने जा रहे हैं, ये सारी गेम रुक जाए और सी पैक की अफादियत क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आकर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको मिनिमाइज करना भी उनका एक मकसद है। नंबर 4 अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जो अमरीकी मफादात हैं पाकिस्तान उनका तहफ़्फ़ुज़ करे। ये आप दोबारा सुन लीजिए कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जो अमरीकी मफादात हैं पाकिस्तान उनका तहफ़्फ़ुज़ करे। मिसाल के तौर पे सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा मादनियात हैं, बेशुमार मिनरल्स हैं, हाइड्रो पेट्रोलियम गैसेज हैं। अफगानिस्तान जो है वो मादनियात से भरा हुआ है। अमेरिका हमेशा उन मुल्कों में हमला करता है जहाँ पे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा मादनियात या वसाइल मौजूद हों। अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ लड़ाई की, लेकिन तालिबान ने उस लड़ाई में फतह हासिल की। लेकिन अमेरिका ने यह देखा कि पाकिस्तान ने टीटीपी को पाकिस्तान में शिकस्त दी है, तो अमेरिका यह समझता है कि पाकिस्तान की फौज एक ऐसी फौज है जो मुकाबला कर सकती है और वो पाकिस्तान को एक जंग में धकेलना चाहते हैं। आजकल इस जंग में पाकिस्तान को धकेलने के लिए कुछ साजिशें हो रही हैं और पाकिस्तान और अफगान तालिबान को एक दूसरे से दूर करने के लिए, अफगानिस्तान में क्योंकि अफगान तालिबान की हुकूमत है तो पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को एक दूसरे से दूर करने के लिए नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। और ये कोशिश होगी कि कुछ भी करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान करे, यानी उसमें पाकिस्तान से अमेरिका अड्डे भी मांग सकता है। अब जब डिफ़ॉल्ट ही कर गए तो आप कैसे इनकार करेंगे? अड्डे दे दें आप हमें, आपको देने पड़ जाएंगे। वो मांगेंगे आपसे कि आप फलां जगह ऑपरेशन करें, आपको करना पड़ जाएगा। वो आपसे कहेंगे ये वाली बात आप हमारी माने, आपको माननी पड़ जाएगी। तो जो पॉलिसी वो आपको देंगे उस पॉलिसी के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। 5वां इसराइल को तस्लीम करना। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, बिल्कुल चंद मुल्क रह गए हैं। मुसलमान मुल्क जो माजी में इसराइल को तस्लीम नहीं करते थे, बहरीन हो गया,
उसके अलावा आपका यूएई है और दीगर बहुत सारे ममालिक हैं जो पहले इसराइल के साथ कोई नॉर्मल ताल्लुकात नहीं रखते थे, नॉर्मलाइजेशन उनकी नहीं थी, उन्होंने अपने ताल्लुकात को इसराइल के साथ नॉर्मलाइज किया है। उनका ये कहना है कि जो फ़लस्तीनियों का मामला है उसके ऊपर वो अपनी सफारती आवाज़ उठाते रहेंगे, लेकिन इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना वक्त की ज़रूरत है, लिहाजा हम इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर रहे हैं। इसराइली साबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सऊदी अरब का पहला दौरा भी किया था जिसकी तरदीद नहीं की गई। यानी उन्होंने ये कहा था, सऊदी अखबारात ने तो नहीं क्योंकि वो तो कंट्रोल्ड है, लेकिन इसराइली अखबारात ने ये क्लेम किया था कि न्यूम सिटी के अंदर अमरीकी सेक्रेटरी महकमा खारजा के मौजूदगी में तशरीफ़ लाए थे जनाब इसराइली वज़ीर आज़म साहब, और उसमें मोहम्मद बिन सलमान वहाँ पे मौजूद थे और न्यूम सिटी में ये मुलाकात हुई थी। वहाँ पे एक नया एयरपोर्ट बना था जहाँ पे इसराइली तैयारा लैंड किया था, उसका एक पूरा का पूरा जो है वो मैप भी दिखाया गया था। तो नेतन्याहू चला गया था इसराइल से बहरा अहमर के ऊपर वाक़ एक ऐसे शहर के अंदर जिसको सऊदी अरब बना रहा है $500 अरब से। न्यूम सिटी दुनिया की जदीद तरीन शहर वो बनाने का दावा कर रहे हैं। तो वहाँ पे नेतन्याहू गया था और वहाँ पे अमरीकी महकमा खारजा के सेक्रेटरी भी मौजूद थे और साथ ही साथ वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। तो सऊदी अरब भी बहुत करीब पहुँच गया इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने में, सिर्फ उन्होंने अनाउंस नहीं किया हुआ। पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत दबाव है, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस बारे में बात करती रही है, सहाफ़ियों से मुलाकातों में भी बात करती रही है, अलग अलग भी बात करते रहे हैं। कुछ बड़े ताकतवर लोगों की ये ख्वाहिश भी रही है कि पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करे या उसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन इमरान खान साहब इसके रास्ते में एक बड़ी रुकावट बने रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि फ़लस्तीनियों को उनका हक लेकर देना मुसलमानों की एक ज़िम्मेदारी है और उस ज़िम्मेदारी के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर इसराइल फ़लस्तीन के साथ एक सलूशन पे चला जाता है और फ़लस्तीनियों को उनकी एक आज़ाद रियासत मिल जाती है, उनको उनका जीने का हक मिल जाता है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं रहेगा, फिर अरब दुनिया भी तस्लीम कर लेगी, तो फिर पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फ़लस्तीनियों को उनका हक दिलाए बगैर इसराइल को तस्लीम करना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी एक मौक़िफ़ था, इमरान खान साहब तक ये मौक़िफ़ रहा, मौजूदा हुकूमत के सामने भी ये बात नहीं आई, लेकिन इसराइल को तस्लीम करना या उसके लिए कोई गुंजाइश पैदा करना या मामलात को आगे बढ़ाना, ये भी एक नुक्ता हो सकता है जब पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए। छठा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एटम बम जो है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान जो है वो ख़त्म कर ले। ये प्रोग्राम पाकिस्तान अपना एटमी प्रोग्राम रोकते। यानी आपको याद होगा मैंने आपको ख़बरों में बताया था कि यूक्रेन के पास बहुत सारे एटम बम थे जब वो रूस से अलहदा हुआ था। तो दुनिया के मुल्कों ने कहा कि अब तो आपकी किसी के साथ जंग ही नहीं होनी, रशिया उधर चला गया, आपका एक आज़ाद मुल्क है, या आपके साथ यूरोप है, कोई भी आपसे लड़ना नहीं चाहता, आप एटम बम ख़त्म कर दें, हम आपकी इकॉनमी में आपकी मदद करते हैं। उन्होंने अपनी जो एटमी सलाहियत है वो कुर्बान कर दी यूक्रेन ने, और उसके बाद आपने देखा कि रूस ने कई मरतबा हमला किया और इस मरतबा हमला करके यूक्रेन के बड़े हिस्सों के ऊपर उसने कब्जा कर लिया है। अब वो जो दुनिया जिन्होंने उनसे एटम बम लिया था, अगर आज भी उसके बाद वो डेटरेंस होती, एटमी सलाहियत होती, तो रशिया को ये ख़तरा होता कि यूक्रेन कहीं एटमी हमला ही हमारे ऊपर जवाबी तौर पे ना कर दे, लेकिन अब वो कर नहीं सकते, उनके पास है नहीं। पाकिस्तान का जो एटम बम है उसको हमेशा से बहुत बदनाम किया गया है, बार बार कहा गया कि ये इस्लामिक बम है, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया। तो बहुत सारी दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान के पास एटमी सलाहियत मौजूद हो, क्योंकि इस बात का ख़तरा मौजूद रहेगा कि इसराइल या इंडिया के साथ किसी लड़ाई की सूरत में या किसी एक आलमी लड़ाई छिड़ने की सूरत में पाकिस्तान क्योंकि एक गरीब और कमज़ोर मुल्क है और ये किसी भी वक्त जो है वो ये एटमी धमाका कर सकता है, और एक मुसलमान मुल्क है, वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास एटम बम मौजूद है, तो ये अपनी सलाहियत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का लोगों को ख़तरा है, दुनिया को ख़तरा है। यानी अभी जब इंडिया और पाकिस्तान के हालात थोड़े टफ हो गए थे तो मुझे याद है कि उस वक्त फ्रांस और मुख्तलिफ ममालिक, जर्मनी में इवन, वहाँ के प्रोफेसर ये कह रहे थे अपनी कॉन्फ्रेंसिस के अंदर कि भाई लड़ाई उन दोनों की होगी, हम बिला वजह मारे जाएंगे, ये आपस में एटमी जंग करेंगे, उसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर आ जाएंगे। तो पाकिस्तान का जो एटम बम है दुनिया उसको अपने लिए ख़तरा समझती है, ये एक रियलिटी है, लोग ऐसा कहते हैं। बेशक पाकिस्तान एक बड़ा जिम्मेदार मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद तो एटम बम वो कहेंगे जी इंडिया के साथ आपकी लड़ाई ख़त्म हो गई है, इसराइल के साथ आपकी लड़ाई ख़त्म हो गई है, तो अब आपने किसके साथ लड़ाई करनी है, लिहाजा आप अपनी एटमी सलाहियत जो है
वो भी आप कुर्बान कर दें। और आखिरी चीज़ जो पाकिस्तान के साथ की जाएगी वो होगा निसाब, ताकि आने वाली नस्लें उस तरह की बने जिस तरह की नस्लें वो चाहते हैं। यानी यूनाइटेड नेशन आजकल निसाब फराहम कर रहा है, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, दुनिया के हर मुल्क में, इवन इंडिया में निसाब के अंदर तब्दीलियों के ऊपर बहुत जोर डाला जा रहा है कि आने वाली नस्लों को पढ़ाना क्या है। छोटे छोटे बच्चों को जो है वो अजीब किस्म की एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, जिसका हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास जो हमारा एक सोशल स्ट्रक्चर है उसके अंदर उस तरह की तालीम देने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो क्योंकि हमारा एक जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं, लेकिन यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर वो 5वीं जमात, 4थी जमात के निसाब के अंदर शामिल कर दी जाती हैं वो चीज़ें। तो इस तरह बहुत सारी इस तरह की नई चीज़ें पैदा हो रही हैं, क्योंकि उनकी तो फैमिली लाइफ ही नहीं है ना वहाँ पे, अब ख़त्म हो चुकी है। तो उनको जो सीखना है अब किताब से सीखना है वहाँ के बच्चों को। तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें अभी भी मायूब समझी जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें निसाब के अंदर शामिल की जाएंगी जो आपके कल्चर से मुतसादिम होंगी, जो आपको रोबोट बनाएंगी, मगरिब का ग़ुलाम बनाएंगी, उनकी तरह सोचने का आदी बनाएंगी और उनके पीछे चलने का आदी बनाएंगी। आपकी अपनी ज़ाती इंडिपेंडेंट सोच रफ्ता रफ्ता ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, निसाब पर काम किया जाएगा। रियलिटी नहीं है, आप इनसे जितना मर्जी भाग जाएं, अल्टीमेटली आपको ये फेस करनी पड़ेंगी। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके बाद एक ही आदमी होगा जो इन चीज़ों के रास्ते में रुकावट डल सकता है, वो इमरान खान है। और इमरान खान की जान खतरे में है, ये बार बार बताया जा रहा है। यहाँ पे इंटेलिजेंस की रिपोर्टें मौजूद हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जलसे और लॉन्ग मार्च को दरपेश खतरात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान पर जलसे के दौरान दोबारा हमले का खदशा है। तो आप समझ जाएं कि अब ये हमला कितना ज़रूरी होगा उनके लिए जो ये सब कुछ करना चाहते हैं। वार अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।